अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग हुई हुई है। कभी लगता है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, कभी लगता है हमज़ा शहबाज, और अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा किसने शेरवानी पहननी है। और साथ साथ अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो वो इस वक्त काफ़ी मुतहरिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। मुबश्शिर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा इजलास भी बुला लिया है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। पहले फेज में तो ये कामयाब नहीं है, प्रेशर डालकर इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी रुकवाया हुआ है, और अब हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके लिए बड़ा नरम गोशा रख रही है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लाए अमल को? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पॉलिटिकली अपने लिए बिल्कुल सही कर रही है और उसने अपने लोगों को भी मोबिलाइज किया हुआ है। एक एक घंटे के नोटिस पे वो कॉल्स दे रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। पीएमएलएन का यौम तशक्कुर जो है वो बदतशक्कुर ही रह गया था उसमें जो उन्होंने कल बनाया गया, उसमें यौम तो कहीं मुझे नजर नहीं आया। सपोर्टर्स ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे, ट्विटर पे भी, के लोग उन 3 जजेस, ऑनरेबल जजेस के ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं। और अब देखें ना, इस मुल्क में जो कल्चर पीटीआई ने बना दिया वो यही है कि किसी की इज्जत महफूज ना हो। हाँ। और उनका कल्चर यही है कि जुबान दराजी करो, काम भी निकालो और बचे भी रहो। तो अब अगर हम सारे इसको बर्दाश्त करेंगे तो सबको ही अपनी अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि आला अदलिया के साथ भी वही हो रहा है। अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि यही 3 जजेस क्यों होते हैं पीटीआई के हर फैसले में। और मैं अब जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी हमें मुतालबा करना चाहिए, ये पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, कि जी फुल बेंच हो लेकिन इन 3 जजेस के बगैर हो, ताकि वो जो है ना उसमें कोई रैशनल रहे, कोई रहे। आई डोंट बिलीव दैट। मेरे ख्याल में ऑनरेबल जजेस जो भी होंगे वो ऑनरेबल हैं और हमें उन पे एतबार करना है। लेकिन अब फिजा एक ऐसी बन चुकी है और खुद पीटीआई ने ऐसी फिजा बना दी है कि हर एक की जात पे उंगलियां उठ रही हैं उस वजह से। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये कन्फ्रंटेशन जो है ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। दोनों तरफ लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। ये ठीक है कि पीएमएलएन या उसके हरकत में कम है लोग। एक तो वो बैकफुट पे है, दूसरा वो हुकूमत में है, तीसरा ये उनका कल्चर नहीं है लड़ाई मार कुटाई वगैरह नून लीग वालों का। तो इसमें हम देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो शायद ज्यादा कारआमद साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने डंडा बरदार फोर्स भी अपनी तैयार की हुई है, उसमें रैंक्स भी दिए हुए लोगों को। और मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया कि हम जमीन को इतना गर्म कर देंगे कि इसके नन्हे मुन्ने पाँव जो है वो वहां पे जलेंगे, तपेंगे। तो ये लड़ाई अब ज्यादा होगी, महविश, ये कम नहीं होगी। लेकिन सर, सपोर्टर्स की जो आपने बात की यौम तशक्कुर पर, तो सपोर्टर्स हमें नजर नहीं आए। अगर कल को हमजा शहबाज को हटा दिया जाता है तो फिर दाल कैसे गलेगी? सपोर्टर्स बाहर नहीं फिर निकलेंगे, कैसे डिफरेंट मौलाना है। फजल रहमान साहब के निकलेंगे? मैंने आपको कहा कि जब तक आप हुकूमत में होते हैं ना तो फिर आप बड़ी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि यार ये ना हमारे खिलाफ जाए, ये ना हमारे खिलाफ जाए, क्योंकि अगर कुछ लूज होना है तो वो हम लोगों ने करना है। ऑपोजिशन ने तो कुछ लूज नहीं करना होता। तो जब उनको ये पता होगा ना कि अब हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया कि अब हमारी हुकूमत नहीं है, तो फिर आप उनका भी दमादम मस्कल अंदर देख लेंगे, वो भी पीछे नहीं रहेंगे। उनकी भी एक तादाद है, वो दुखी हैं, वो सब कुछ है अपनी लीडरशिप से, टिकट अवार्डिंग वगैरह पे, ये वो। लेकिन बहरहाल, और मैं आपको बताऊं कि मैं पहले दिन से एक बात पे बिलीव करता हूँ, और मेरी बात गलत भी हो सकती है, कि अगर पीएमएलएन ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान में हुए बगैर उनकी कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल होगी, तो वो उनकी खाम ख्याली है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वो भले जेल में हो, भले जहां मर्जी हो, लेकिन यह है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो आप एकदम पीएमएलएन के अंदर जो रूह देखेंगे ना वो डिफरेंट रूह होगी। ये बाकी लीडरों का, सेकंड टीयर लीडर का नहीं है। लेकिन अब बहरहाल मरियम नवाज कर रही हैं लीड, उनकी जो एजुटेशन की कैंपेन है वो भी काफी पॉपुलर लीडर है। लेकिन विद इन पीएमएलएन धड़े कई बने हुए हैं, और उसमें मरियम को भी प्रॉब्लम होती है, उसमें हमजा को भी प्रॉब्लम होती है। और खुद पीएमएलएन के अंदर लोग ये सवाल करते हैं कि ये मोरसी सियासत नहीं है तो और क्या है। तो हम लोग जो 30-30 साल से, 40-40 साल से इस पार्टी के लिए अपनी खून पसीना दे रहे हैं, तो हमारी कुर्बानियां कब रंग लाएंगी? ऐसा ही। तो देखें, ये इनके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग टू बी डन फॉर देम एंड बाय देम, एंड देखें क्या होता है। मैं क्या सराई तो करना नहीं चाहता। अच्छा सर, लंदन इजलास के हवाले से भी तो खबरें आ रही हैं, और ये जो नर मुदाखलत का टेस्ट लगाया गया है, और अब तमाम पार्टीज इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स रहना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए नर मुदाखलत तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी और मौलाना फजल रहमान ने रात को उस पर बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया कि नर मुदाखलत हो, गर्म मुदाखलत हो, सख्त मुदाखलत हो, हम किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो वो तो बड़ा क्लियर है। जो लंदन इजलास में फैसला हुआ उसमें यह है कि जी अब हम अपने डंडे सोटों से हम अपना उनको टाकी शाकी फेर लें, उनको कपड़ा फेर लें, मट्टी शट्टी साफ कर लें और हम भी ये निकल के आए। और मुझे पता चला है सीक्रेटली, जो अभी अनाउंस नहीं हुई बात, कि वहां पे ये भी फैसला हुआ है कि अगर लोटों का घेराव ही होना है तो शाह महमूद कुरैशी के घर में भी घेराव होगा, फवाद चौधरी के भी, शफकत महमूद के भी, जितने लोटे हैं पीटीआई के अंदर जो लोटे हैं फिर उनका भी घेराव होगा। और जब ये लोग पहले अनाउंस कर देंगे कि जनाब हम फला लोटे की तरफ जा रहे हैं, मुनरिफ अरकान की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उनकी भी फोर्स आएगी वहां पे और वो भी फिर अपना उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो ये लंदन इजलास का बेसिक फैसला ये है कि हमने रिटेलिएट करना है इमरान खान को और हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और ख्वाजा साद रफीक का भी बयान इससे बड़ा अहम है कि जो उन्होंने कह दिया है कि जिसकी लंबी जुबान है उसकी सारी मांगे भी पूरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और उस पर कुछ होता भी नहीं है। तो ये गलत प्रेसिडेंट है। तो अब ये है कि या तो वो लोग अपनी जुबान लंबी कर लें या अपनी टांगे खोल लें, या फिर ये है कि आप कानून जो है वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। तो अब मुझे कुछ मुफाहमत वाली सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। और ये नर्म सियासत जो है ना, नर्म इंटरफेरेंस, ये इसलिए कारामद नहीं होगी कि सारे मान लेंगे, समझा लेंगे। इमरान खान को इस वक्त कौन समझाएगा? और वो जिस फ्लाइट पे है वो तो 1.5 मील ऊपर फ्लाई कर रहा है जमीन से, तो उसको कौन कहेगा कि नीचे लैंडिंग करनी है जमीन पे? तो वो तो उसको पता है कि फ्यूल कम रह जाएगा, फ्लाइट दोबारा नहीं होगी। तो ये नर्म इंटरफेरेंस जो है ना, ये चलेगी नहीं, नेक नियति के बावजूद नहीं चलेगी। अच्छा सर, लेकिन मोनिस इलाही साहब ये कहते हैं चौधरी शुजात साहब के हवाले से कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा प्रेशर हो सकता है? क्योंकि अभी तक किसी को भी समझ नहीं आई कि चौधरी शुजात साहब ने ये किया क्या है। नहीं, मुझे समझ आ गई है। मैंने इस पे महविश कल रात को एक वीडियो भी किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि लाहौर से बाहर हूँ तो वो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो वीडियो जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ सही तरह। अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मैं आपको बॉटम लाइन बता देता हूँ कि वो जो जोर था उनके ऊपर था, ये मोनस सही कह रहे हैं, वो न जरदारी साहब का था, ना मियाँ साहब का था, ना एस्टेब्लिशमेंट का था, ना किसी और का था। वो उनके अपने बेटों का था और उनके बेटे सालिक और शाफे जो हैं उन्होंने चौधरी साहब से ये करवाया। और एक बहन भी चौधरी शुजात की उनके साथ इसमें थी, समीरा बीबी, तो उनका भी था। और अब यहाँ पे तक सुनने पे आ रहा है कि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो दी गई है उनके बेटों को, और ये रकम जो है ये स्पेन में इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, डॉलर्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज में ये दी गई है। तो मोनस इलाही सही कह रहे हैं कि मुदाखलत तो हुई है, लेकिन ये मुदाखलत उनके अपने घर के अंदर हुई है, उनके खानदान में हुई है, कहीं बाहर से नहीं हुई। ओके, तो अभी आपको वैसे सूरत हाल देखकर लग क्या रहा है कि हमजा शहबाज की किस्मत में है शेरवानी पहनना या फिर परवेज इलाही साहब पहनेंगे? देखिए मैं कोई प्रिडिक्शन इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। ठीक है, हम उनके फैसलों को तस्लीम तो करेंगे, हर बात को तस्लीम करेंगे और बड़ी इज्जत के साथ करेंगे, लेकिन ये इतना भी हमें हक है कि हम उनके फैसलों पे सवाल उठा सकते हैं और उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो कल उन्होंने एक लिमिटेड चीफ मिनिस्टर का जो फैसला किया है, मैंने कल पूरा आइन खोल के देखा है, मुझे तो नहीं मिला कि लिमिटेड पावर्स वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो आइन में कहाँ पे है। मुर्तजा सलंगी एक सहाफी है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, मैंने भी वो ट्वीट भी मैंने देखी और वो सही कहते हैं। वो भी यही कह रहे थे कि क्या कोर्ट खुद से आइन बनाएगा, क्या आइन की तशरीह करेगा। इसी तरह अब जो सवालात उठना शुरू हो गए हैं कोर्ट्स के ऊपर, अब देखे ना, पहले दिन उन्होंने जो अराकीन को डिस्क्वालीफाई किया था वो किस बेस पे किया था। वो जब हमने रूलिंग देखते हैं, जजमेंट देखते हैं तो बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है पार्टी हेड जो है उसने करना है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पार्लियामेंट्री लीडर का कोई जिक्र है। तो ये एक अभाम जो है ये पैदा हुआ है और इसलिए अब इसकी तशरीह कल क्या होती है, परसों क्या होती है, मैं उसके बारे में तो भाई क्या सराही नहीं करना चाहता। मैंने आपको कहा ना, यहाँ माजी की पेशन गोई हो सकती है, मुस्तकबिल की तो नहीं हो सकती।
सही। अच्छा सर, मौशी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो मुआवजा है वो अब श्रीलंका से किया जाने लगा है, सोशल मीडिया पर स्पेशली। लेकिन जो गवर्नर स्टेट बैंक है डॉक्टर मुर्तजा सैयद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो मुआवजा है वो श्रीलंका से करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि स्टेट बैंक का हमें कुछ पता ही नहीं है। स्टेट बैंक तो हुकूमत पाकिस्तान के नीचे ही नहीं है, वो तो IMF के अंडर है, वर्ल्ड बैंक के अंडर है। उनका क्या पता कि वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखे। देखें, श्रीलंका में इस वक्त एज वी स्पीक, अब यानी बैंक्रप्सी के बाद, आज उनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो 45% है, और पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है ना, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 32% है, 32% है। दूसरा ये कि अभी ये खबरें आम नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमारी इंपोर्ट्स में शदीद प्रॉब्लम हो रही है। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आपको बता सकता हूँ कि उनके प्रिंसिपल्स उनको कहते हैं कि जी हमें कैश पेमेंट कर दो, एलसी वेलसी कोई नहीं। अच्छा, अब कुछ और इतलात हमें आ रही हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है कि बैंक जो है वो एलसीज खोल ही नहीं रहे इंपोर्टर्स की। वो कह रहे हैं हमने $250 चार्ज करना है अगर एलसी खोलेंगे तो बिजनेस हाउसेस जो है वो एक मखमसे में पड़े हुए हैं। तो नहीं, हमारी इकोनॉमी जो है, क्योंकि इंपोर्ट रिलायंट इकोनॉमी है हमारी इंपोर्ट्स पे रिलाई करती है, चाहे तेल हो चाहे गैस हो। हम तो बुनियादी, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, आप ये देख लें, हम गोश्त भी इंपोर्ट करें, बीफ भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी तो बेसिक चीजें जो है वो इंपोर्ट पे बेस्ड है। तो ये हो नहीं सकता कि हमारी जो है ना वो हंकी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऐसी है, और पाकिस्तान मुसलमान मुल्क होने की वजह से उसको ये एडवांटेज है कि दीगर मुसलमान ममालिक जो है वो हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे वो कतर हो, चाहे कोई और भी हो। ईरान भी रखता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो जरूरत चाइना को थी है, वो श्रीलंका की जरूरत किसी को भी नहीं थी। इसी तरह पाकिस्तान की जो जरूरत अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को है, वो किसी को श्रीलंका की वो जरूरत नहीं थी। तो जब इन चीजों को हम देखते हैं तो श्रीलंका का और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं। लेकिन जब हम अपनी बेवकूफियों को और अपनी हरकतों को देखते हैं और अपनी शाह खर्चियों को देखते हैं और अपनी अदाओं को देखते हैं हमारे हुक्मरानों की, तो फिर श्रीलंका तो हमसे बहुत पीछे है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मेरे पास अभी एक शाहज़ेब खानज़ादा की एक स्टेटमेंट आई है। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जब रियासत की बका का मसला हो तो न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता, और साथ-साथ वो ये भी कहते हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों में जितने भी मसाइल पाकिस्तान में आए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत से आए हैं। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ये समझना होगा कि रियासत सिर्फ वो नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान है, पूरी कौम है। आप क्या जहां कहेंगे? तक मुझे पता है ना जी, एस्टेब्लिशमेंट के जो आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार है, शाहज़ेब खानज़ादा नहीं है। तो जब ये बयान डीजी ISPR देंगे तो फिर मैं उसको सही मान लूंगा कि ये उनका बयान है। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहज़ेब सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के बयान के लिए मैं उस वक्त बयान की तस्दीक होगी मुझे कि जब वो डीजी ISPR देंगे, या कोई नेवी का या एयरफोर्स का कोई पब्लिक रिलेशंस का नुमाइंदा जो है जब उसको आर्म करता है, तो फिर मैं उसको मानूंगा। मैं क्या सराइयों के ऊपर मैंने कोई तबसरा नहीं करना। सही। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।